हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ रहे हैं आगे। आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे एसिड बेस के बारे में, वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया था एंड पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया था, वहाँ पे बोला था मैं आप लोग को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स बनाए हैं वो सब मेरे से कुछ डाउट्स पूछे हैं, बहुत अच्छे से डाउट्स आए हैं। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं डाउट्स को अच्छी तरह से सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। और आपका जेईई मेंस, एडवांस, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अगर आप उसके एक्सपीरियंस है तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा से प्रिपरेशन होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका डाउट सेशन का फर्स्ट डाउट था, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही एक्चुअली डाउट हो गया और रियली में डाउट होना भी चाहिए था। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स का एकदम कॉमन डाउट है ये फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक्चुअली यहाँ पे आप जैसा सोच रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हट करके यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, मतलब जनरली स्टूडेंट्स इन बातों को ध्यान में लाते नहीं है, बट आपको लाना होगा। और आपको बताए थे, टेक्निक बताए थे कि यहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को क्यों लाएंगे। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं। बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स इज मोस्ट बेसिक एंड वाई। दोनों में से कौन सा कंपाउंड मोस्ट बेसिक होगा और क्यों होगा, समझिए इस चीज़ को। ये आपका क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। इससे एक NH2 ग्रुप कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है और दूसरा NH2 ग्रुप कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। और सेकेंड ऑप्शन में आपका दे रखा है कुछ इस तरह से। अब यहीं पे ये चीज़ डिफरेंस क्रिएट करता है कि ये आपका हो गया सिस फॉर्म का, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, ये आपका क्या है, सिस फॉर्म में, ये ट्रांसफॉर्म में। यही आपका डिफरेंस क्रिएट करता है कि इन दोनों में बेसिक कौन होगा और अगर कोई होगा तो क्यों होगा। ठीक है, समझिए बेसिसिटी अमाइन का किस बात पे डिपेंड करता है जी, तो बेसिसिटी अमाइन का डिपेंड करता है लोन पे इलेक्ट्रॉन के देने के टेंडेंसी पे। यहाँ पे दोनों आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन आप लोग को बता चुके हैं कि बेसिसिटी या एसिडिटी ये सब चीज़ होता है ना आपका देने के बाद, मतलब वो काम करने के बाद कितना स्टेबिलिटी फील कर रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा। ठीक है ना, किसी को भी दे देगा। ठीक है, किसी को भी दे देगा कहने का सेंस है क्या कि मतलब हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को ही देगा। तो मान लेते हैं कि क्या करेगा, ये आपका H+ को देता है, तो H+ को अगर ये दे देता है तो ये क्या बन जाएगा आपका NH3 और प्लस बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का। और अगर ये देता है तो ये भी क्या बन जाएगा आपका जी, NH3 और प्लस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देने में एक डाउट ये है कि यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी दे सकता है, एक ही जैसा माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही अगर H+ आता है लोन पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो यहाँ पे बोलेगा हम देंगे इसको, तो ये बोलेगा हम देंगे इसको। तो इस कारण से क्या होगा, इसके बीच में आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो दे भी देता है तो यहाँ पे जो है ना आपका एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होता है। किस किस के बीच में जी आपका, तो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में, है ना। और ये क्या है आपका एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट किया है। और अगर मान लो आपका ये इसको देता है तो ये इससे बॉन्ड बना लेगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो भी प्लस चार्ज आएगा उसके कारण आपका क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। ठीक है ना, अगर ये इससे कंबाइन कर लेता है तो क्या होगा आपका, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। तो कहने का सेंस है आप इसको दिखा सकते हैं, ये बनाएगा आपका क्या जी, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं पे भी इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग आ जाएगा, देखिए H बॉन्डिंग दो तरीके का होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके का होता है। एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा, और दूसरा होता है इंटर। तो इंट्रा कहने का सेंस है सेम मॉलिक्यूल के अंदर में जो बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर, और अलग अलग दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर। तो जब कभी भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो समझ जाएगा कि उसके कारण जो भी कुछ फिनोमेना हो रहा होगा उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या आपका होगा जी, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा आपका, इसके कंपेरिजन में मोर स्टेबल फील करेगा, है ना, मोर स्टेबल फील करेगा, मोर स्टेबल। तो आपको बता चुके हैं कि अगर बेसिसिटी की बात कर रहे हैं तो लोन पे देने के बाद कितना स्टेबिलिटी फील करता है, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर मोर स्टेबल है तो कहने का सेंस उसका बेसिसिटी ज़्यादा है। तो ये आपका क्या है, मोर स्टेबल है, तो कहने का सेंस आपका होगा कि ये बी का जो आपका होगा, जो बी आपका जो होगा वो मोस्ट बेसिक माना जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, इसको जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है विच
ऑफ द गिवन कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इन सारे कंपाउंड में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो आपको बता चुके हैं कि जहाँ पे H+ देने के बाद स्टेबिलिटी आपका ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि उसका क्या होगा, आपका एसिडिक बिहेवियर सबसे ज़्यादा होगा। इन सारे ऑप्शन में देखना है आपको। और H+ अगर बनाता है तो ऐसे कंडीशन में रेजोनेंस के कारण ही आपका स्टेबलाइज होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे सब में पाई बॉन्ड दे रखा है। ठीक है, तो चलिए 2-3 में सारे को बना देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए ये आपका सेकेंड रहा और ये देख लीजिए आपका थर्ड रहा। ठीक है, बात एकदम आप बिल्कुल साफ है, देख लीजिए ध्यान से। जहाँ पे लंबा कंजुगेशन होगा वहीं पे क्या होगा आपका जी, एसिडिक कैरेक्टर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। समझिए हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए इन सब में से कहीं से भी, यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, मतलब इन सब में से यहाँ से नहीं निकाल सकते हाइड्रोजन, यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाइड्रोजन निकाल देंगे तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो उसका स्टेबिलिटी किसी कारण से भी नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस में कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से में भी निकाल सकते हैं आप, इसमें यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है ना, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ से H+ को निकाल दूँ तो यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन बचेगा नेगेटिव चार्ज के साथ, तो जो कि रेजोनेंस के कारण बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कहाँ से निकाल सकते हैं जी, यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ भी क्या कर सकते हैं, एक यहाँ से निकाल सकते हैं और मे बी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, इसमें कहाँ से आप निकाल सकते हैं, कि यहाँ से निकाल सकते हैं, एक मे बी यहाँ से निकाल सकते हैं, एक यहाँ से निकाल सकते हैं, कि यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा कहाँ से आपका निकाल सकते हैं जी, इसमें निकाल सकते हैं, और इसमें 3 जगह से निकाल सकते हैं, इसमें कितना जी आपका दो जगह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कहीं से भी अगर एक जगह से भी निकलता लेकिन वहाँ पे कंजुगेशन लंबा होगा तो वही को हम लोग क्या करेंगे, उसी को क्या करेंगे, सब ज़्यादा प्रायोरिटी घोषित करेंगे। ठीक है, मतलब सब ज़्यादा मोस्ट एसिडिक हम लोग उसको अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा, अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अरे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दूँ H+ के रूप में तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब बताइए तो नेगेटिव चार्ज कितना लंबा कंजुगेशन बनाना, देखिए तो आपका ये आपका लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सॉरी ये शायद ऐसा होगा, सॉरी। ठीक है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, कहने का सेंस है इसका कंजुगेशन जो आपका हो गया वो कितना लंबा हो गया जी, कंजुगेशन इतना लंबा कंजुगेशन हो गया, मतलब कितने आइटम तक जी आपका, 1 2 3 4 5 6 7 आपका आइटम तक हो गया इसका कंजुगेशन। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, कहाँ से निकाल दूँ जी, यहाँ से निकाल दूँ तो क्या आपका होगा, यहाँ पे यहाँ से अगर मैं निकाल देता हूँ, ठीक है ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो क्या आपका होगा जी, H+ निकाल दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे फिर देखिए तब का लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए तो ये कुछ इस तरह का आ गया, इतना दूर देख लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी आपका क्या है 7 तक है। ठीक है, फिर देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या आपका हो जाएगा जी, ये अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ यहाँ से, तो क्या आपका बचेगा जी आपका यहाँ पे आपका क्या लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड मतलब कंजुगेटिव सिग्मा बॉन्ड है, तो इस केस को तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ के चलना होगा, मतलब ये केस को तो छोड़ के चलना होगा कि दोनों में आपका 7 बनना है। अब यहाँ पे प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जब आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस एरोमेटिक बिहेवियर को इंट्रोड्यूस किया था, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो बस वहाँ पे वही चीज़ आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करिए तो आपका क्या होगा, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दोनों में रेजोनेंस करा के दिखाते हैं, फिर देखिए आपका क्या होगा, क्या डिफरेंसेस दोनों में आता है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाले केस में क्या करते हैं, रेजोनेंस दिखाते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले केस में रेजोनेंस दिखा देते, एकदम ध्यान से देखिएगा क्या होना होगा यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपका ये यहाँ आएगा तो ये आपका क्या होगा, फटाक से यहाँ आ जाएगा। तो चलिए बस इसी से मेरा काम क्लियर हो जाएगा, मतलब यही चीज़ आपका क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट कर देगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस था। अब जरा गौर से देखिए इस कंपाउंड को, है ना, इस कंपाउंड को गौर से देखिए। ये आपका क्या हो गया जी, आपका ये आपका कितना 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी कितना 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी कितना 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी पाई बॉन्ड में, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन में काउंटिंग हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे टोटल आपका क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो ये आपका क्या बन जाएगा जी, एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, और एरोमेटिक बन जाएगा। तो एरोमेटिक अगर जिस कारण से भी होता है ना, एरोमेटिक जिस कारण से भी कंपाउंड बनता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका होगा कि उस कारण का होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, मतलब बहुत एसेंशियल हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। समझिए इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जिस किसी भी कारण से अगर होता है ना, जिस किसी फिनोमेना से होता है, तो वो फिनोमेना जल्दी अकर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक बनते ही कंपाउंड का स्टेबिलिटी अल्ट्रा स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ में आ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि एरोमेटिक बनते ही कंपाउंड का स्टेबिलिटी जो होता है वो अल्ट्रा प्लस 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 प्रो मैक्स पता नहीं कितना कितना में कन्वर्ट हो जाता है उसका स्टेबिलिटी। कहने का से एरोमेटिक जो होता है ना, जो भी आपका बेंजीन सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखता है जिसमें आपका एरोमेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन उसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, बस यही रीज़न है कि यहाँ पे आपका ये H+ देने के बाद ये जो आपका रिंग है वो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को इरेज कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं रेजोनेंस को, तो यहाँ पे कोई ऐसा फिनोमेना आपका एरोमेटिसिटी वाला नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आएगा तो ये जम करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना तो पता ही आप लोगों को। चलिए, तो ये कुछ इस तरह का बात हुआ, यहाँ पे ऐसा था। तो बताइए इस रिंग में देखिए, इस रिंग में आपका क्या है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, मात्र 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपका क्या होगा, एरोमेटिक तो होगा नहीं, तो ये तो आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ये आपका क्या माना जाएगा आपका जी, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, वैसे एरोमेटिक आने ही वाला है टॉपिक, जस्ट एक टॉपिक के बाद 2 टॉपिक के बाद आपको आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है वो। ठीक है, तो बस अब अभी आप इतना याद रखिए कि आपका ये नॉन एरोमेटिक हुआ, ये एरोमेटिक हुआ। एरोमेटिक का स्टेबिलिटी सबसे हायर होगा, जो भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखे उसमें सबसे ज़्यादा हायर आपका क्या होता है, इसका होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एसिडिक बिहेवियर सबसे टॉप पे रखेंगे। क्लियर है, तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है विच बेसेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिप्रोटोनेट H2O। देखिए, डिप्रोटोनेट H2O कहने का सेंस है क्या कि H2O से H+ को निकाल लेना। प्रोटोनेट कहने का सेंस होता है H+ का एडिशन, और डिप्रोटोनेट कहने का सेंस होता है H+ का रिमूवल। ठीक है ना, तो H+ निकाल लेना H2O में से। अब देखिए, ये काम तो उसी का हो सकता है जिसका बेसिक कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना, एकदम हाइयर होगा जिसका बेसिक कैरेक्टर, उसी का ये काम हो सकता है कि H2O में से क्या करेगा आपका, वो H+ को निकाल लेगा। समझिए इस चीज़ को। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसके साथ अगर मैं H2O को मिला दूं तो ये क्या करेगा ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या करेगा, जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस को मानते हैं कुछ ऐसा B- है ना, तो ये B आपका क्या करेगा, इससे H को निकाल लेगा तो BH बन जाएगा और OH- को रिलीज कर देगा। ऐसा ही बात होता है। अब आपका इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे तो खैर सबका सब आपका क्या नेगेटिव आयंस में दिया हुआ है। अब समझिए आपका क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस कब हो सकता है, जब ये आपका क्या होगा, आयंस होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, है ना, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होगा तभी आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, तभी आपका H2O से डिप्रोटोनेट कर देगा। यही आपका फिनोमेना क्या है आपका जी, डिप्रोटोनेशन। ध्यान रखिए इन बातों को। ठीक है, अब आपके सामने में देखिए ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट आपका दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, फर्स्ट में आपका दिया हुआ है ऐसा। तो अब बस आपको पिक करना है कि स्टेबलाइजिंग फैक्टर कुछ है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, और यहाँ पे आपका क्या है जी, आपका CH3, और यहाँ पे आपका क्या है CH2। तो बताइए, ये तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट के कारण और इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो ये तो डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। कहने का सेंस है इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाइयर होगा, मतलब ये हाईली अनस्टेबल होगा। तो आप इसको पिक कर सकते हैं कि ये इसको अगर वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये H+ को निकाल लेगा वहाँ से। सेकेंड में देखिए, तो आपका सेकेंड में कोई फैक्टर है ऐसा क्या, देखिए
देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एक CH3 है और यहाँ पे इसके पास निगेटिव चार्ज है। फिर से वही बात आपका हो गया कि ये तो डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, मतलब ये और क्या करेगा जी, आपका इसके स्टेबिलिटी को डिक्रीज करा देगा। तो यहाँ भी कोई फैक्टर नहीं, कहने का सेंस आपका बी ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं, कंसिडरेशन में ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए सी में देख लीजिए, तो Cl माइनस है सी में। अब यहाँ पे जज करना है कि ये आपका ये इसके पास टेंडेंसी है क्या, तो बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि आपका Cl माइनस का साइज बहुत बड़ा होता है ना, साइज जो होता है आपका जी इसका हायर होता है, बहुत बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ना उसको ज़्यादा डिस्पर्स कर पाएगा, मतलब ज़्यादा सरफेस पे क्या करेगा, फैला पाएगा। तो फैलाने के कारण क्या होगा ना, यहाँ पे मतलब साइज हायर होने के कारण क्या होगा ना, आपका लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, लो चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, लो चार्ज डेंसिटी। और अगर लो चार्ज डेंसिटी होगा तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि इस निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कुछ बढ़ जाएगा। हाँ, अगर इसके प्लेस पे F माइनस होता तो हम उसको कंसीडर कर सकते थे कि वो उसका बेसिक कैरेक्टर हाई होगा। ये Cl माइनस है तो आपका क्या होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर लो होगा। अगर I माइनस भी इसके प्लेस पे हो जाता तो उसका और भी ज़्यादा कम हो जाता, क्योंकि साइज बड़ा होने से क्या होगा ना, आपका ये निगेटिव चार्ज हो ज़्यादा डिस्पर्स होगा, ज़्यादा सर्फेस एरिया पे डिस्पर्स होगा, और ज़्यादा सर्फेस एरिया पे डिस्पर्स होने के कारण क्या होगा ना, लो चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगा। और लो चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, H प्लस को उस खींचने का टेंडेंसी इसका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको कंसिडरेशन में आप नहीं लेंगे, है ना। तो A हो गया, B हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए D में देख लीजिए, तो बिल्कुल आपका होगा ये NH2 माइनस है, स्मॉल साइज है ना नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये भी क्या कर सकता है, डिप्रोटोनेट कर सकता है, तो आप D को भी क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए आपका E में देख लीजिए, तो E में एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, देख लीजिए ध्यान से, E में आपका एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, सॉरी E में नहीं है, F में स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। देखिए E में तो आपका क्या है, यहाँ पे एक आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है, समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है E में ना, E में आपका क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो उतना खतरनाक वाला, उतना अच्छा स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। यहाँ पे भी है स्टेबलाइजिंग फैक्टर, थोड़ा सा रेजोनेंस है, लेकिन आपका क्या होगा, उतना बेहतर से इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। इस कारण से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टेंडेंसी रह ही जाएगा। लेकिन आपका F में जो है ना, F में अच्छा खासा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ये कुछ इस तरह का बात है ना, इस तरह का बात है। यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन था, है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। इन दोनों में आप डिफरेंस क्रिएट इस तरह से कर सकते हैं कि कार्बन क्या होता है ना, कार्बन का साइज छोटा है, तो साइज छोटा होगा तो निगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे क्या आपका होगा जी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। और वैसे भी आपका क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, और ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो और भी आपका क्या करेगा जी, सॉरी इसका साइज तो थोड़ा सा बड़ा ही होता है उससे। हम इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे जा सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जा सकते हैं। इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। आप इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे जाएंगे तो यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है ना, और यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है। लेकिन हम लोग रिलेट किस बात से करेंगे जी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से, नेगेटिविटी से। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इसलिए आप इसको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे आप ले सकते हैं क्योंकि आपका क्या होगा जी, लेस स्टेबल होगा। क्लियर है ना, क्लियर है। तो आपका इस अकॉर्डिंग हम लोग A को पिक किए थे, हम लोग B को पिक किए थे, A B हो गया आपका, और हम लोग D को पिक किए थे और E को पिक किए थे। तो A B D E यस, थर्ड नंबर आपका क्या हुआ, ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा क्या बोला जा रहा है। ये एक बड़ा सा कंपाउंड है, ठीक है, और बड़ा सा कंपाउंड इसका बोला जा रहा है, इसको X सिलेक्ट कर लिया। ये जो बड़ा सा कंपाउंड है इसको X सिलेक्ट कर लिया है, और उसका रिएक्शन कराया जा रहा है 2 इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 से। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए आप लोग से नहीं बना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं होगा कि NaNH2 का सोडा अमाइड का क्या मतलब काम क्या होता है ना, सोडा अमाइड का काम क्या होता है। तो पहले समझ लीजिए, सोडा अमाइड को अगर मैं थोड़ा सा डिकम्पोज करके ही दिखा दूं तो क्या होगा, कुछ इस तरह से बनता है Na+ और NH2-। अब यहाँ से देख लीजिए आपका क्या है आपका, तो ये सोडा अमाइड डिकम्पोज हुआ तो इसमें कन्वर्ट हुआ, तो ये इसका डिमांडिंग, इसका मूवमेंट किसके तरफ होगा जी, आपका निगेटिव चार्ज की तरफ होगा, और इसका मूवमेंट किसके तरफ का होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, है ना। और अगर मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन करा दूं एसिड के साथ, तो एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो इसका फुलफिल हो सकता है। एसिड जो होगा, अगर एसिड जो होगा, देख लीजिए आपका एसिड जो होगा, अगर वो H+ को रिलीज करता है, देखिए H+ को रिलीज करेगा तो H+ इसके साथ चला जाएगा, तो ये आपका क्या हुआ, मिल करके क्या बन जाएगा आपका जी, NH3। तो ये भी स्टेबल, ठीक है ना। और वो जो आपका कंजुगेट बेस जो रिलीज करेगा जी, आपका कंजुगेट बेस जो रिलीज करेगा, है ना,
तो वो इसके साथ कंबाइन करके और Na कंजुगेट बेस को मान लेते हैं B, तो आपका ये बन जाएगा। तो दोनों का दोनों स्टेबल, Na+ भी स्टेबल और NH2- भी स्टेबल। तो बस हमको यही देखना है ना, यही देखना है। अब यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट कहने का सेंस क्या आपका हो गया, 2 इक्विवेलेंट कहने का सेंस आपका हो गया कि इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ऐसा समझ सकते हैं आप, है ना। ठीक है, इसका 2 मॉलिक्यूल, या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर वो कंपाउंड को हम लोग मतलब आप समझ रहे हैं, अगर वो कंपाउंड को हम लोग 1 इक्विवेलेंट लिए होंगे तो इसका 2 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर उस कंपाउंड का मतलब जो आपको बिगर कंपाउंड दिख रहा है, अगर उसका हम लोग क्या करेंगे 1 मॉलिक्यूल लेंगे ना, तो इसका 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है कि एक मॉलिक्यूल पक्का 2H+ दे रहा होगा, है ना, तभी तो, क्योंकि आपका क्या है एक मॉलिक्यूल, अरे एक मॉलिक्यूल क्या है आपका जी, एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है आपका ये एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है आपका, एक NH2- रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। तो दो मॉलिक्यूल क्या करेगा आपका, 2 NH2- रिलीज करेगा। तो 2 NH2- रिलीज करेगा तो उसको 2H+ चाहिए ना, अरे 2H+ चाहिए ना, आपको समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से। अरे एक NaNH2 मॉलिक्यूल जो है आपका एक NH2- रिलीज कर रहा है और इसको स्टेबलाइज होने के लिए एक H+ चाहिए, तो 2 आपका क्या हुआ, 2 इक्विवेलेंट लेंगे NaNH2 का, तो इसको यहाँ से क्या करेगा आपका 2 NH2- रिलीज करेगा, तो उसको 2H+ चाहिए। तो बस आपको यही तो ढूंढना है कि वो जो बिगर कंपाउंड दिख रहा है उसमें से 2H+ रिलीज एक्चुअली होगा कहाँ से, है ना, 2 आपका क्या होगा H+ कहाँ से रिलीज होगा, बस यही चीज चेक करना है आपको। ये चीज चेक करने आ गया तो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो बस देख लेना आपका कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, ठीक है ना, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो भी आपका जितना भी हाइड्रोजन दिख रहा है उन सब में से मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूं कहां कहां पे हाइड्रोजन दिख रहा है। एक आपका दिख रहा है COOH के पास, ठीक है, और 2 आपका क्या है OH के पास है, ठीक है ना, 2 ठो OH के पास है, और एक आपका क्या है C≡H के पास है। तो यहाँ पे 1 2 3 और एक 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन इस 4 हाइड्रोजन में से कौन सा 2 निकलना है ये मुझे जज करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से तो निकल जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H+ होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक माना जाता है। तो एक तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, एक वहाँ से निकल गया। नेक्स्ट आपको जज करना है कि आपका क्या होगा कि इन दोनों OH में से कहां से निकलेगा। यहां से निकल गया तो इनसे निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों OH में से कहां से निकलेगा, किसी एक ही जगह से निकलेगा। तो आप एक ऊपर वाले का देख लो, जो आपका क्या राइट साइड में आपका ऊपर की ओर है उसको देख लो, और एक लेफ्ट साइड में जो आपका नीचे की ओर है, जो कुछ इस तरह से आपका है, कुछ इस तरह से है आपका, मतलब बेंजीन रिंग के हाँ बोल सकते हैं NO2 ग्रुप लगा हुआ है OH के प्रेजेंस से मेटा पोजीशन पे, ठीक है ना, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले में ऐसा कोई भी आपका क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है। तो आप इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि नीचे वाला ये वाला जो आपका बेंजीन रिंग से जो आपका OH जुड़ा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन माना जाएगा उन दोनों OH के कंपेरिजन में, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना आपका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब ये भले -I इफेक्ट शो कर रहा है, बट कुछ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर शो कर रहा है ना। और आप अगर CH की बात कर लेंगे तो उसमें ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है। तो आप इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि एक H+ से निकल जाएगा, मतलब COOH से निकल जाएगा, और एक आपका क्या होगा जो आपका नीचे वाले जो आपका बेंजीन रिंग है इस तरह का जो आपका दिख रहा होगा, जो नीचे वाले लेफ्ट साइड में, उससे आपका H निकलेगा। तो आप इस अकॉर्डिंग आंसर देख लीजिए, तो आपका आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, चेक कर लीजिए आप लोग, थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो यही आपका 17th का एक्सप्लेनेशन था। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ये इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है ना, बस वेट करिए, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने प्रेजेंट है, देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग कैटायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर पकड़ना है आपको, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बस आपको यही जज करना है कि किसका आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ये CH3 है, ठीक है, ये आपका है CD3, ठीक है ना, और ये आपका है CT3, ठीक है। चलिए ये कंबाइंड एक्सप्लेनेशन होगा आपका रेजोनेंस का भी और हाइपर कंजुगेशन का भी। आप ओवरऑल बोल सकते हैं हाइपर कंजुगेशन का ही आपका क्या कंबाइंड एक्सप्लेनेशन होगा। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं ये होता क्या है आपका। देखिए अगर मैं बात करूं CH CD और CT बॉन्ड की, है ना, इसके बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इसमें होगा,
ठीक है। सबसे मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इसमें होगा और वीक स्ट्रॉन्गर मतलब वीक बॉन्ड आपका क्या होगा इसमें होगा। मतलब अगर आप कंपेयर करते हैं, अरे ये डी टी क्या है आपका, एच डी टी क्या है, एच तो हाइड्रोजन हो गया, डी ड्यूटेरियम हो गया जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, और टी आपका हो गया ट्राइटियम जो कि आपका क्या है थर्ड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये सी एंड एच के बीच में मतलब कार्बन एंड प्रोटियम के बीच जो बॉन्ड बनता है वो सबसे वीकर होता है इन कंपेरिजन टू द ऑल आइसोटोप्स। ठीक है ना, क्लियर है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये बॉन्ड रिप्चर में टूटने में आपका क्या होगा कम समय लगेगा और ये बॉन्ड टूटने में ज़्यादा समय लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरह से शो करेगा, तो यहाँ पे दो तरीके से बोल सकते हैं शो करेगा। एक तो प्लस आई इफेक्ट के कारण, सब प्लस आई इफेक्ट के कारण, ठीक है ना, और दूसरा बोल सकते हैं प्लस एच इफेक्ट के कारण। ठीक है, प्लस एच इफेक्ट के कारण। अब देखिए प्लस एच इफेक्ट होता क्या है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पे CH3 के केस में ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा और इस केस में बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। इस केस में बॉन्ड जल्दी टूटेगा और इस केस में बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब थोड़ा सा मैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को दिखा देता हूँ, फिर आपका अपने आप मामला समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं हाइपर कंजुगेशन को थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ, समझिए इस चीज़ को होता क्या है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है ना आपका कि बॉन्ड टूट करके और वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट आपका होता चला जाएगा, है ना, मतलब सिंगल बॉन्ड जो होगा आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना, इसलिए इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ, ये हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से आपका क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फटाक से रिपेल होकर चला जाएगा। तो कहने का सेंस यहाँ से क्या आपका हो गया, H प्लस आपका क्या होगा फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपका सेकेंड इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। ये कुछ इस तरह से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और H प्लस क्या हुआ रिलीज हो गया। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये जैसे ही यहाँ आएगा तो ये फटाक से यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे क्या आपका था CH2 प्लस। अब देखिए इसका नेक्स्ट आपका वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ, CH2 माइनस है ना, सॉरी प्लस है ना। अब देखिए ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे आएगा और इस तरह से इसको स्टेबलाइज कर दिया। देख लीजिए यहाँ से आपका क्या हुआ, H प्लस निकला और ये आपका क्या हुआ, पाई बॉन्ड निकल करके इसको स्टेबलाइज कर दिया ना। ठीक है ना, तो यही हर केस में होगा, यही हर केस में होगा। लेकिन मेन इशू है ये बॉन्ड की ये बॉन्ड किस में जल्दी टूटेगा, इसमें जल्दी टूट रहा है तो ये जल्दी स्टेबलाइज करेगा, और इसमें बहुत देरी से टूटेगा तो ये आपका क्या होगा, जल्दी स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखेंगे तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें जल्दी टूट रहा है और उसमें आपका क्या हो रहा है, स्लोली टूट रहा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर थे लिखे हुए उसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना, मतलब लिख लीजिएगा पॉज रिवर्स करके, ठीक है ना, पॉज करके लिख लीजिएगा और इन सारे एक्सपेरिमेंट को लिख करके, ठीक है, प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, जो कि बिल्कुल 17th नंबर क्वेश्चन की तरह है। यहाँ भी क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका क्या NaNH2 का 1 मोल दे रखा है, तो मीन्स आपको एक ही हाइड्रोजन को पिक करना है जो हाइड्रोजन निकल सके। ठीक है ना, जो आपका इजिली निकल सकता हो। तो बस वही देखिए कि कहाँ से निकलना आसान रहेगा। तो यहाँ पे 3 तरीके आपका OH दे रखा है कि ये रहा, एक आपका SH वाला रहा, ठीक है ना, और एक आपका ये वाला रहा। ठीक है ना, तो इन सब में से पिक करना है कि कौन सा आपका क्या होगा, ये और ये, इन सब में से कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा। चलिए तो अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और आपको पता है कि सल्फर का साइज सबसे बड़ा होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आसानी से डिस्पर्स हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन से अगर मैं निकाल दूँ तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो डिस्पर्स होगा तो यहाँ पे डेंसिटी हाई रहेगा, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी हाई रहेगा। और कार्बन का साइज और मतलब कार्बन का साइज की बात करें तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी और हाई रहेगा। तो सबसे कम नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी इस केस में रहेगा, और डेंसिटी कम है नेगेटिव चार्ज का मतलब मोस्ट स्टेबलाइजिंग केस होगा, आपका मोस्ट स्टेबलाइजिंग केस होगा। तो बस यही समझ लीजिए कि आपका क्या होगा, SH से ही आपका क्या होगा, हाइड्रोजन निकलना ज़्यादा पॉसिबल होगा। तो आप इस अकॉर्डिंग सोचते हैं तो आपको फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, तो इसको नोट करिए जल्दी से, आपको पता चल गया। यहाँ पे मोस्ट स्टेबलाइजिंग केस रहेगा आपका बिगर साइज के कारण, आप रीजन में लिख सकते हैं ड्यू टू बिगर साइज, है ना, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ सल्फर।
क्लियर है। और ये इसका स्मॉलर साइज के कारण आपका क्या होगा, लेस्ट स्टेबलाइजिंग केस रहेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये आपका क्या है, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इसको देखिए कैसे बनेगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बस आपको इस तरह का क्वेश्चन एक बताया गया था, तो आप उस अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं यहाँ पे कि कैसे ये सॉल्व होगा। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ बोला जा रहा है CHCl3 और CHF3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन रहा, ये आपका हाइड्रोजन क्लोरीन रहा। ठीक है ना, फिर देखिए ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन रहा। ठीक है, और फिर आपका क्या रहा, ये CH3। ठीक है, क्लियर है आपका। यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, तो क्या आपका होगा जी, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँ तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आ गया, और अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँ तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब ये बस यही चीज़ देखना है कि आपको क्या होगा, इन तीनों केस में मोस्ट स्टेबलाइजिंग केस किस में होगा। देखिए ये क्लोरीन है, तो इसके पास आपको बता चुके हैं कि इम्पिटी डी ऑर्बिटल रहता है। तो इम्पिटी डी ऑर्बिटल रहने के कारण आपका क्या होगा, इसको आराम से इसमें ले सकता है या फिर इसमें ले सकता है या फिर इसमें ले सकता है। कहने का सेंस है यहाँ पे ये रेजोनेंस के कारण क्या होगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाएंगे, फिर से मैं बना के दिखाता हूँ, तो अगर इसके साथ होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। ठीक है, अगर ये इसके साथ बनाता है तो क्या आपका होगा, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे आपका क्या, क्लोरीन प्लस चार्ज। फिर अगर ये इसके साथ बनाता है तो क्या होगा, ऐसे केस में यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन प्लस चार्ज इसके पास, और यहाँ पे क्लोरीन। तो इस तरह से तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये आपका नेगेटिव चार्ज को दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है, प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि आपका क्या होगा, इस तरह से पूरा का पूरा घूम सकता है। ठीक है ना, क्लियर है आपका। तो ये आपका इस तरह से पूरा का पूरा घूम सकता है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा। लेकिन इस केस में कोई आपका डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये लेकिन स्टेबलाइज करेगा, बट ये थोड़ा मोड़ा कर सकता है, मतलब ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट के कारण है ना, -I इफेक्ट के कारण करेगा। लेकिन ये तो पूरी तरह डिस्टेबलाइज कर देगा +I इफेक्ट के कारण जी आपका, है ना, +I इफेक्ट के कारण आपका ये पूरी तरह डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप बात करेंगे तो आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, उसके बाद आपका सेकंड हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट हो गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको मिल गए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि आपका कमेंट मुझे हमेशा इंकरेज करता है नए वीडियो और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात मुझे पता है। ठीक है, आपको PDF फाइल दिया गया था, उसमें से मात्र एक ही स्टूडेंट एक्चुअली अभी तक बना के दिए। ठीक है ना, आगे आने वाले स्टूडेंट्स भी बनाएंगे, बट आपको जिस टाइम में दिया था PDF फाइल बनाने के लिए, उसी टाइम बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ताकि हम जल्दी वीडियो बना सकें। ठीक है ना, तो ये सब तरह का आप लोग लापरवाही मत बरतिए। ठीक है, इससे हम भी डिप्रेस होते हैं और आपका तो पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता ही है। ठीक है ना, क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट सेशन में आते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम आपका होगा हाइपर कंजुगेशन। प्लीज़ मिस मत कीजिएगा उस क्लास को, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाने वाला हूँ आपको, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा बेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। आप रेजोनेंस टॉपिक को मिला लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन आपको पढ़ाया गया होगा, रेजोनेंस पढ़ाया गया होगा, उसका एप्लीकेशंस हर कुछ आपको बेस्ट पढ़ाया गया होगा। ठीक है, और उसी तरह हम लोग डेस्मोट्रोपिज्म बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हाइपर कंजुगेशन, या फिर बेकारनातन इफेक्ट, या क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन टॉपिक लेकर के आएंगे नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।